सोशल वर्सेस प्राइवेट इंश्योरेंस। तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राइवेट इंश्योरेंस। प्राइवेट इंश्योरेंस आप सबको पता है, प्राइवेट इंश्योरेंस में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को एक किसी भी रिस्क के अगेंस्ट अपने आप को इंश्योर कराता है और उसके लिए वो एक तय अमाउंट में प्रीमियम देता है। और अगर उसके साथ वो घटना हो जाती है या वो रिस्क हो जाता है तो बदले में ये इंश्योरेंस कंपनी जो है उसकी अगेंस्ट जो है उसको कवर प्रोवाइड करती है या उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब ये रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि डेथ हो सकती है या एक्सीडेंट का इंश्योरेंस हो सकता है। एक्सीडेंट में आपकी पार्शियल डिसेबिलिटी हो सकती है, फुल्ली डिसेबिलिटी हो सकती है। तो डेथ या एक्सीडेंट का इंश्योरेंस कराया जा सकता है, हेल्थ का इंश्योरेंस कराया जा सकता है, मोटर इंश्योरेंस कराया जा सकता है, हाउस का इंश्योरेंस कराया जा सकता है, फायर इंश्योरेंस और बहुत सारे इंश्योरेंस जो मैंने आपको पहले उस दिन कराए थे, जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस समझाया था, क्योंकि सारे के सारे इंश्योरेंस इसके अंदर कवर होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट इंश्योरेंस। अब आता है सोशल इंश्योरेंस। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। सोशल इंश्योरेंस क्या होता है? सोशल इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जिसमें कि गवर्नमेंट जो है मार्केट में इंटरवीन करती है किसी पुअर ग्रुप या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी अगेंस्ट रिस्क। मान लीजिए आपकी सोसाइटी में ओल्ड एज लोग हैं और गवर्नमेंट उनको जो है ओल्ड एज पेंशन देना चाहती है, तो गवर्नमेंट जानबूझकर जो है मार्केट में इंटरवीन करती है एंड विद नो प्रीमियम और विद वेरी लो प्रीमियम वो सबको वो इस रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। तो कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस दे सकती है गवर्नमेंट, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दे सकती है, ओल्ड एज इंश्योरेंस दे सकती है, मेडिकेयर दे सकती है। तो बहुत सारे इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कौन कौन से हैं मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सोशल इंश्योरेंस में, या तो जनरली कंपलसरी होता है या फिर क्या होता है कि या तो पर्सन खुद से कंट्रीब्यूट करेगा या उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा या स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा। सोशल इंश्योरेंस जो है वो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करता है या सोशल स्टेबिलिटी समाज में लाता है। जिस समय मैंने आपको सोशल बेनिफिट ऑफ द इंश्योरेंस बताए थे तो मैंने आपको बताया था सोशल स्टेबिलिटी क्या होती है, और ये माना जाता है कि ये सोशल सिक्योरिटी का ही एक तरीका है। तो जब मैंने आपको सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस एज ए टूल ऑफ सोशल सिक्योरिटी पढ़ाया था तो ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई थी। अब समझिए कि सोशल इंश्योरेंस के फीचर्स क्या क्या होते हैं या विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो देखिए सोशल इंश्योरेंस में जो इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होता है वो बिल्कुल नॉमिनल होता है और एक लिमिट के बियॉन्ड वो बिल्कुल नहीं जाता है, बहुत थोड़ा सा उसे कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। सेकंड, जो इसमें बेनिफिट्स होते हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी डिफाइंड होती है स्टैट्यू के थ्रू। एक और बात ध्यान रखें कि प्राइवेट इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इसमें हर चीज स्टैट्यू के थ्रू डिफाइंड होती है। स्टैट्यू का मतलब होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट जो स्टैट्यू लेकर आती है और उसके थ्रू इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होगी, वो इसके थ्रू डिफाइंड होगी। ठीक है। थर्ड चीज जो इसके अंदर आती है वो ये आती है कि इसमें जो भी चीजें डिफाइंड होती हैं, इसके साथ साथ जो है इसमें ये फंडेड होता है या तो टैक्सेस के थ्रू या फिर जो प्रीमियम पार्टिसिपेंट जो इसके होते हैं वो पे करते हैं उसके थ्रू, या फिर गवर्नमेंट इसे फंड करती है हम सब लोगों के टैक्स के थ्रू। इसका चौथा इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये प्रोग्राम किसी भी डिफाइंड पॉपुलेशन के लिए बनाया जाता है। डिफाइंड पॉपुलेशन का मतलब है जैसे कि ओल्ड एज पेंशन तो 60+ के लोगों के लिए होगी, विडो पेंशन तो विडोज के लिए होगी। इसी तरह आपका जो है कोई और डिसेबिलिटी आपका लाभ है तो वो डिसेबल लोगों के लिए होगा। और इसमें जो पार्टिसिपेशन होगा या तो वो कंपलसरी होगा, जैसे कि आपकी प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना में है कि 12 रुपए हर व्यक्ति को देना है, अगर इसका लाभ लेना है तो 12 रुपए साल उसे देना पड़ेगा। तो या तो पार्टिसिपेशन कंपलसरी होगा या फिर इतना हैवीली सब्सिडाइज होगा कि हर व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा। जैसे कि मैंने प्राइम मिनिस्टर जीवन सुरक्षा योजना के बारे में बताया कि 12 रुपए साल इतना नॉमिनल है कि हर व्यक्ति चाहेगा कि उसको 12 रुपए में 2 लाख रुपए की जीवन सुरक्षा अवश्य मिल जाए।
तो ये जो है, इसलिए इसमें डिफाइंड पॉपुलेशन होती है और पार्टिसिपेशन या तो कंपलसरी होगा या बहुत ही सब्सिडाइज या बहुत ही नॉर्मल होगा। अब आता है कि सोशल इंश्योरेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो सोशल इंश्योरेंस की जरूरत हमें पड़ती है क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट इकोनॉमी है, और मार्केट इकोनॉमी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है मार्केट इकोनॉमी का, वो ये है कि समाज में इनइक्वलिटी पैदा हो जाती है। गरीब और गरीब होते चले जाते हैं, अमीर और अमीर होते चले जाते हैं। इसलिए हमें जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होता है या इनकम का पुनर्वितरण करना होता है, और रिच पीपल से ये इनकम जो है वापस पुअर पीपल में पहुंचानी होती है। और ये तरीका सोशल इंश्योरेंस के थ्रू होता है, ताकि पुअर या वल्नरेबल ग्रुप के ऊपर अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट सोशल इंश्योरेंस के थ्रू उस प्रॉब्लम को जो है वो दूर कर पाए। दूसरा, इसकी जो नीड अराइज होती है वो एक्सटर्नलिटीज की वजह से होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सटर्नलिटीज दो तरह की होती हैं, पहली होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अब इसमें क्या होता है कि अगर सोशल इंश्योरेंस आप प्रोवाइड नहीं करोगे पुअर और वल्नरेबल ग्रुप को, नीड के टाइम अगर आप पैसा नहीं दोगे या फाइनेंशियल लॉस नहीं कवर करोगे, सोसाइटी में क्या संभावना है कि आपका जो है क्राइम बढ़ जाएगा। या फिर मान लीजिए जैसे हेल्थ केयर की बात ही है, अभी आप गरीब को बोल दो कि चूंकि आपके पास पैसे नहीं है इसलिए हम आपका इलाज नहीं करेंगे, और आप कोविड-19 का इलाज करने से उसका मना कर दो, होगा क्या, ये समाज में जाएगा, जहां जहां घूमेगा वहां वहां ये कोविड-19 फैला देगा। तो ऐसे केस में नेगेटिव एक्सटर्निटी मिलेगी, और जो व्यक्ति को कोविड नहीं भी है उसको भी कोविड हो जाएगा। तो इसलिए जो है एक्सटर्निटी को रोकने के लिए, इसी तरह टीबी है, अगर आप टीबी का इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं है और आप पैसे देने से मना कर देते हो या फ्री का इलाज करने से मना कर देते हो, तो वो घर के सब लोगों को फैला देगा, आसपास के लोगों को फैला देगा, जहां जहां जाएगा खांसेगा करेगा सबको टीबी फैला देगा। तो ये नेगेटिव एक्सटर्निटी कहलाती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सोशल इंश्योरेंस देना जरूरी है, उतना कवर हर व्यक्ति को देना जरूरी है कि उसका सर्वाइवल जो है आराम से हो सके, और रिस्क से टाइम उसे एक फाइनेंशियल कवरेज रहे कि उससे इतना मिल जाएगा मिनिमम। दूसरी चीज जो है, देखिए सिमिलैरिटी क्या होती है प्राइवेट और सोशल इंश्योरेंस के बीच, सिमिलैरिटी होती है। देखिए सबसे बड़ी सिमिलैरिटी जो इन दोनों में है कि बहुत वाइड पूल ऑफ रिस्क को ये कवर करते हैं। मैंने आपको प्राइवेट इंश्योरेंस के जितने भी टाइप बताए थे, हेल्थ इंश्योरेंस है आपका, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, डेथ इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, बहुत सारे बताए थे। तो ये बहुत वाइड पूल ऑफ रिस्क को कवर करते हैं। ठीक इसी तरह सोशल इंश्योरेंस भी आपका वाइड पूल ऑफ रिस्क को कवर करता है। सेकेंड जो इसका फायदा है, सिमिलैरिटी है, वो ये है कि हर इंश्योरेंस में आपकी स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है कि आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको ये पता होगा कि आयुष्मान भारत में 5 लाख का है, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, किस बीमारी के बेस मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा, इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है। तीसरा, ये भी डेफिनेशन होती है कि उसके एलिजिबिलिटी रूल्स क्या है और अमाउंट ऑफ कवरेज क्या है। जैसे कि मैंने प्रधानमंत्री जो है जीवन सुरक्षा योजना बनाई, तो इसकी अमाउंट ऑफ कवरेज 2 लाख रुपीज है। इसी तरह एलिजिबिलिटी रूल्स, जो जनधन योजना है उसका एलिजिबिलिटी रूल है कि 90 दिन मिनिमम जब ये दुर्घटना होती है उसमें आपका रुपए कार्ड ऑपरेट जरूर होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी रूल्स, अमाउंट ऑफ कवरेज, ये हर एक में दिया हुआ होता है, तभी आप उस इंश्योरेंस को लेने के काबिल होते हैं। चौथी बात, स्पेसिफिक प्रीमियम, कि आपको प्रीमियम कितना देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना में आपको 12 रुपये देना है, जीवन ज्योति बीमा योजना में आपको 330 रुपये देना है, तो आपको कितना कंट्रीब्यूशन देना है। इसी तरह प्राइवेट इंश्योरेंस में भी आपका डिफाइंड होता है आपको कितना इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, टैक्स रेट कितना रिक्वायर्ड होगा, इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, कितना एक्सपेक्टेड कॉस्ट आएगा सिस्टम के ऊपर, ये सभी को चीजें इनमें डिफाइंड होती हैं। अब आता है कि प्राइवेट और सोशल इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि प्राइवेट और सोशल इंश्योरेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो यही है कि प्राइवेट इंश्योरेंस व्यक्ति खुद कराता है, जबकि सोशल इंश्योरेंस सरकार की तरफ से एक ऑब्लिगेशन होता है, सरकार एज ए सोशल सिक्योरिटी मेजर आपको प्रोवाइड करती है।
लोगों को वाइड कवरेज देने के लिए प्रोवाइड करती है। जो इसका प्राइवेट इंश्योरेंस जो होता है वो इक्विटी के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि आप जितना पे करोगे आपको उतना फायदा मिलेगा। ये बेस्ड होता है कि सभी पार्टिसिपेंट को मिनिमम बेनिफिट जो है वो आप कितना दोगे। इसमें प्राइवेट इंश्योरेंस में जो पार्टिसिपेशन है वो वॉलंटरी होता है, व्यक्ति की मर्जी है ले ना ले। लेकिन सोशल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है, आपको अगर मैंडेटरी गवर्नमेंट ने कर दिया है तो आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के बारे में ही मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है तो आपको लेना पड़ेगा। और अगर वॉलेंट्री होगा तो ये कॉस्ट इतना सब्सिडाइज होगा कि आप आराम से उसको पे कर सकते हो। ठीक इसी तरह बेनिफिट के जो राइट है इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, क्योंकि बीमा क्या है, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। तो ऐसे केस में ये कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। इसमें जो बेनिफिट होता है, इसमें जो बेनिफिट होता है मैंने अभी आपको बताया कि सोशल इंश्योरेंस हमेशा स्टैचू के बेस पर लाया जाता है। तो इसमें जो भी बेनिफिट होगा वो स्टैचू में डिफाइंड होगी कि आयुष्मान भारत में 5 लाख का कवर मिलेगा, पूरी फैमिली को मिलेगा, इन बीमारियों के अगेंस्ट मिलेगा, और ये वाली फैमिली जो कि लो बीपीएल ग्रुप की है इनको मिलेगा। तो सब कुछ स्टैचू में डिफाइंड होता है। इसी तरह फंडिंग को देख लीजिए, इसमें फुल फंडिंग जो होती है व्यक्ति को खुद ही करनी होती है, वो डिजायरेबल होती है, आपको प्रीमियम अमाउंट उतना भरना ही पड़ेगा। इसमें हम फुल फंडिंग कभी भी नहीं करते। अब 12 रुपए का प्रीमियम हम हर साल दे रहे हैं और 2 लाख का कवर मिल रहा है, ये तो बहुत कम है। तो ऐसे में हम कभी भी फुल्ली फंड नहीं करते। आयुष्मान भारत में फैमिली को कोई भी पैसा देना ही नहीं है, नो सिंगल मनी। तो ये कभी भी फुल्ली फंडेड नहीं होता। ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर पेपर में आता है कि प्राइवेट और सोशल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद आता है कि भारत में कौन कौन सी सोशल इंश्योरेंस स्कीम है। ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो इंश्योरेंस था इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो डिफरेंट कॉन्वेंशंस अपनी करता है, या वो जो डिफरेंस आपकी वो करता है, कॉन्फ्रेंसेस करता है, उसके थ्रू जो वो रिजोल्यूशंस पास करता है, उसी के अनुरूप देश में देश की सरकारें जो है अपने यहाँ पर एक्ट लेकर आती हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी शुरू हुई और इंडस्ट्रियल एरा शुरू हुआ, तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्कर काम करते थे उन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में सबसे पहले लाया गया वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की काम के दौरान फैक्ट्री में या वर्क प्लेस पर मृत्यु हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसे फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है फुल्ली या पार्शली, तो ऐसे केस में कंपनी जो है या जो है उसको वर्कमैन को कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी उसके एक्सीडेंट के लिए। सेकेंड आपका आया 1948 में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अगर कोई व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसके साथ कोई वर्क प्लेस पर डेथ होती है, पूरी सर्विस के दौरान दुर्घटना हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम होती है, तो इसको उस इंश्योरेंस में कवर किया गया है कि उसमें क्या क्या बेनिफिट व्यक्ति को मिलेंगे। इसी तरह आपको मैंने बताया था कि 1988 में जब हमारी मोटर कारें बढ़ने लगी, जब पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन बढ़ने लगे, तो नेचुरली की सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई। तो सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले एक्सीडेंट और उनसे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आया, जिसमें कि आपकी गाड़ी को, ये कार या कोई भी व्हीकल के लिए गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस करना अनिवार्य कर दिया कि वो कभी तभी शोरूम से बाहर निकल सकती है व्हीकल जबकि उसका इंश्योरेंस होगा। और इसका पर्पस ये था कि अगर आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको चोट लग जाती है या आपको चोट आ जाती है, तो उससे जो है उस इंश्योरेंस से उस व्यक्ति को वो कवर प्रोवाइड किया जाएगा। या आपकी डेथ हो जाती है या और कोई होता है तो आपका वो फाइनेंशियल लॉस पूरा किया जाएगा। इसी तरह एक और आया था पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट 1991। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जब 1984 में भोपाल गैस की त्रासदी हुई थी और उससे बहुत लोगों की जानें चली गई थी और बहुत सारे लोग अपंग हो गए थे, तो ऐसी दुर्घटना और उस वक्त जो है ब्रिटिश कंपनी ने अपने सारे हाथ खड़े कर दिए थे और कोई भी कंपनसेशन देने से मना कर दिया था।
तो ऐसे केस में इन लोगों को अगेन त्रासदी से बचाने के लिए एक पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट 1991 आया कि अगर ऐसी कोई भी त्रासदी होती है तो पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट के अंदर इन लोगों को एक मिनिमम कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा जो भी कोई इस तरह की दुर्घटना का शिकार होते हैं। इसके बाद आजकल जो स्कीम्स चल रही हैं उनमें जो आता है सबसे पहला जो स्कीम है वो है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। मैंने सारी नहीं लिखी है, कुछ इंपॉर्टेंट लिखी है जिनके बारे में बता रही हूँ मैं आपको। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो है वो आपको ये बताती है कि एग्रीकल्चर में अगर किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, उसकी फसल खराब हो जाती है, मान लीजिए कि ओलावृष्टि हो जाती है या आग लग जाती है या फिर टिड्डी दल का आक्रमण हो जाता है या किसी और वजह से फसल खराब हो जाती है, तो उस व्यक्ति को इस इंश्योरेंस के अगेंस्ट जो है कवर दिया जाएगा, उसको उसका एग्रीकल्चर लॉस का भरपाई की जाएगी। आज जो भी स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ और वो है जन धन योजना। आप लोग सब एडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं। आज तक जिन लोगों ने भी अपना बैंक खाता नहीं खुलवाया है, आज जो लोग भी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि वो जन धन योजना के अंतर्गत किसी भी सरकारी बैंक में जाकर के अपना खाता जरूर खुलवाएं। क्यों? क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है। गवर्नमेंट ने जब इस स्कीम को शुरू किया था तो स्कीम तो शुरू की गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्पज से, यानी कि हर व्यक्ति को का बैंक में एक खाता होना चाहिए। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी का मेजर भी बनाया और आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति का जनधन योजना के अंतर्गत अकाउंट है तो उसका सबसे बड़ा फायदा एक तो ये है कि वो अकाउंट वो जीरो बैलेंस पर खोल सकता है और जीरो बैलेंस पर मेंटेन भी कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो मिनिमम 1500 रुपये का आपको बैलेंस रखना ही पड़ता है। लेकिन जनधन योजना के अंतर्गत अगर आप खाता खुलवाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जीरो बैलेंस के अंदर खाता खुलवा सकते हैं और जीरो बैलेंस में से मेंटेन भी कर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जनधन योजना में खाता खुलवाएं तो एक आपको रुपे डेबिट कार्ड जरूर मिलता है, उसको जरूर ले लीजिए। और इस रुपे डेबिट कार्ड का ही सबसे बड़ा फायदा है। इस रुपे डेबिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि न केवल आप इसे डेबिट कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं एटीएम में, ई कॉमर्स में, ट्रांजेक्शन्स में, बल्कि इससे एक और फायदा ये है कि इस किसी व्यक्ति के पास अगर रुपे डेबिट कार्ड होता है और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है या एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है या उसको फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है तो इस पर उसे 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर फ्री मिलता है। 2 लाख रुपीज का इंश्योरेंस आपका फ्री में हो जाएगा। अगर भगवान न करे किसी की मौत हो जाती है, किसी की डिसेबिलिटी हो जाती है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है पार्शली या फुली, तो अगर आपके पास जनधन अकाउंट के अंदर खाता है, रुपे डेबिट कार्ड है, तो 2 लाख के इंश्योरेंस में आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि इस रुपे डेबिट कार्ड को पिछले 90 दिनों के अंदर, यानी कि पिछले 3 महीने के अंदर आपने कहीं ना कोई ट्रांजेक्शन किया होना चाहिए। अब ये तो बहुत आसान है, आप बच्चे ही हो, कुछ ना कुछ तो काम करते रहते हो, कभी एटीएम में पे कर दोगे, कभी ई कॉमर्स के थ्रू कुछ मंगाया, कभी कोई ट्रांजेक्शन कर दिया, तो 3 महीने में ट्रांजेक्शन करना कोई वो नहीं है। लेकिन मैं आज आपको ये भी बोलूंगी कि जीरो बैलेंस पे इस खाते को सब लोग खुलवाइए। ये पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ इंश्योरेंस लेने का फायदा भी है कि आपको ये सारे फायदे भी पता चलेंगे कि कौन सी स्कीम आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए लाभकारी है। तो सबसे पहला लाभ फायदा आज आपको इकोनॉमिक्स ऑफ इंश्योरेंस का पेपर लेने का ये हो रहा है कि जिन बच्चों का आज तक खाता नहीं खुला है बैंक में, सेविंग अकाउंट नहीं है, तो जनधन योजना में जाइए, बैंक में खाता खुलवाइए, जीरो बैलेंस पे खुलवाइए, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। रुपे कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिकली आप 2 लाख के इंश्योरेंस के लिए फ्री में कवर हो जाएंगे और ट्रांजेक्शन कुछ ना कुछ करते रहिए। इसके अलावा इसका एक और फायदा है कि जितने भी सरकार आपको बेनिफिट देती है डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जितने भी बेनिफिट मिलते हैं, तो वो सारे के सारे आपको इस खाते में मिल जाते हैं। तो ये काम आज सब लोग कीजिएगा, जिसको इसके बारे में नहीं पता
उसको भी बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइए और अपना खुद का भी खाता खुलवाइए। जो लोग भी एडल्ट हैं वो इस खाते को खुलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, बहुत बार इसके बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको। अगेन 12 रुपए एनुअल के प्रीमियम पे आपको 2 लाख की डेथ की सुरक्षा मिलती है, इंश्योरेंस का कवर मिलता है, बहुत कम प्रीमियम है, 12 रुपए पर एनम। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अगेन इसके बारे में भी आपको बता चुकी हूँ कि 330 रुपए पर एनम प्रीमियम के ऊपर जो है आपको एक्सीडेंटल कवर 2 लाख रुपए का मिलता है। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का कवर है, पूरी फैमिली के लिए कवर है। और जो है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उन लोगों के लिए जो कि 2011 की जो हमारी एक सामाजिक आर्थिक गणना हुई थी उसके हिसाब से इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए ये योजना बनाई गई है। तो ये है सोशल इंश्योरेंस जो इंडिया में इस समय चल रही है।